Once again, good afternoon, everyone. Now it's current affairs time, and today we have to discuss 6th, 7th onward जुलाई करंट अफेयर्स 6 और 7 जुलाई या उससे आगे जहां तक संभव हो। हालांकि होता नहीं है संभव, इतनी सारी जानकारियां होती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बेटा, बिना कुछ वक्त जाया किए समझते जाएंगे। 6 जुलाई पे हमारा फोकस्ड है। 6 जुलाई का इंपॉर्टेंस देखते हैं, ठीक है। 6 जुलाई एजुकेशन के सेक्टर में देखते हैं तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने फेसबुक के साथ एक करार किया है, जिसके तहत अब जो है जितने भी सिलेबस हैं ऑनलाइन डिजिटल सिक्योरिटी एंड ऑनलाइन हेल्थ एंड, ठीक है ना, एगमेंटेड रियलिटीज के साथ ये डेवलप करेगी। कहने का मतलब है जो फेसबुक है सीबीएसई के साथ एक अच्छा एग्रीमेंट दोनों का आपस में साइन हुआ है, जिसके तहत अब जितने भी सिलेबस हैं वो सब अवेलेबल हो जाएंगे ऑनलाइन, ताकि बच्चों को पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। तो सीबीएसई ने अभी किस सोशल साइट के साथ समझौता किया है एजुकेशन को और डेवलप करने के लिए? फेसबुक के साथ। यही क्वेश्चन और कुछ नहीं। और ये एजुकेशन सेक्टर वालों को आएगा, केवीएस वालों को खास कर आएगा। नेक्स्ट, अगला हमारा बैंकिंग से है और सिडबी के ऊपर है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी, जो 2 अप्रैल 1990 को लखनऊ में एस्टैब्लिश्ड हुआ, जिसका काम क्या है? स्मॉल स्केल प्लस एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम, इन तीनों का जो है एक तरह से रीफाइनेंस एजेंसी है एमएसएमई। तो सिडबी जो है इसी तरह का बैंक है, स्मॉल एंड माइक्रो एंड मीडियम को फिनेंस करने वाली एजेंसी है, एमएसएमई को फिनेंस करती है। एमएसएमई का मतलब हुआ माइक्रो, ठीक है, स्मॉल मीडियम रेंज एंटरप्राइजेज, जो लगभग 15 करोड़ है भारत में, ठीक है। तो इसने एक पोर्टल लॉन्च किया है, ट्रेड्स, TR कैपिटल होगा, E स्मॉल होगा, DS कैपिटल होगा, ट्रेड्स, टू कनेक्ट ऑल MSME यूनिट फॉर SCRF यानी स्वावलंबन क्राइसिस रिस्पॉन्स फंड अंडर, ठीक है, स्वावलंबन रिसोर्स फैसिलिटेशन हेल्प टू MSME। तो अभी कोरोना की वजह से MSME सेक्टर को जो लोन दिया जा रहा है, जो उसे फाइनेंशियल मदद दी जा रही है, उस योजना के तहत जो है लोगों को जो भी जानकारी चाहिए MSME सेक्टर को, उसके लिए एक पोर्टल लॉन्च हुआ है, इसका नाम है ट्रेड्स। तो ट्रेड्स पोर्टल किसने लॉन्च किया? सिडबी ने। किसके लिए लॉन्च किया? MSME के लिए। सिडबी क्या है वो जान चुके हैं, तो ये माइंड मेकअप करके रखना है। नेक्स्ट की बात करें, अब आते हैं 5 जुलाई। चूंकि आप 6 जुलाई पढ़ रहे हैं, 6 जुलाई पढ़ रहे हैं अखबार में, तो 5 जुलाई में क्या था तो ध्यान देंगे। 5 जुलाई को श्रीनगर के खीर भवानी मंदिर में, जिसे क्षीर भवानी भी कहते हैं, जो पार्वती माँ का मंदिर है, वहाँ पर महादेव अमरनाथ का छड़ी की पूजा हुई। और उस छड़ी को पूजने के बाद, त्यौहार मनाने के बाद, छड़ी को लेकर यात्रा शुरू हो गई अमरनाथ के लिए। याद रहे, हर वर्ष छड़ी मुबारक त्यौहार के साथ ही शुरुआत होती है अमरनाथ गुफा की यात्रा। और जिस दिन सावन मास का पूर्णिमा होगा, यानी रक्षाबंधन का दिन होगा, यानी भारत सरकार का नेशनल संस्कृत लैंग्वेज डे होगा, उस दिन आखिरी दर्शन होगा अमरनाथ का। चलिए, तो छड़ी मुबारक शुरू हो गया था, ये याद रखना। अब आइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड 40 वेबसाइट्स फॉर अनवांटेड पोस्ट दैट रिलेटेड टू सिख फॉर जस्टिस। बेटा, सिख फॉर जस्टिस नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करता है, जिसमें ऐसे कुछ सिख जुड़े हुए हैं जो पूरे पंजाब को एक अलग देश बनाने के लिए, जिसका नाम खालिस्तान रखेंगे, जो जनरल जिया उल हक के इशारे पर, पाकिस्तान के इशारे पर अब भी वित्त पोषित होता है, जिसके चीफ जो हैं कभी भिंडर वाले हुए, कभी अभी कोई और हैं, ये सब होते रहते हैं। तो ये हैं, ध्यान रखना। तो हमने सिख फॉर जस्टिस सिख फॉर जस्टिस के 40 ऐसे वेबसाइट को भारत में प्रोहिबिट कर दिया है भारत सरकार ने, जो अनवांटेड है, गलत है।
गलत चीजों प्रोपेगेंडा चलाता है। नेक्स्ट, आप देखिएगा अगर आपसे पूछेगा कि 40 वेबसाइट बंद किया गया है, किसका था, तो दिमाग में आएगा अरे चाइना का ऐप होगा। ये वेबसाइट पूछ रहा है, वो ऐप है। वो 59 है, ये 40 है, तो ये ध्यान में रखना है। अब आइए, इंडिजीनियस सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स लॉन्च्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट M. Venkaiah Naidu. It's developed by 1,000 IITians specialists. It is a global app. Local buying data will remain in India. It could not be shareable. Inaugurated on 5th July. बेटा 5 जुलाई को हमारे उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू ने एक इंडिजीनियस ऐप एलिमेंट्स को लॉन्च किया है। ठीक है, ये जो मीडिया ऐप है एलिमेंट्स, इसकी खासियत है जैसे अमेजॉन वगैरह है ना, तो इसके ऐप के थ्रू लॉन्च करके आप बहुत सारी चीज़ों का शॉपिंग कर सकते हैं और इसका डाटा वगैरह सब इंडिया में ही होगा। और इसे लगभग हमारे 1000 IITians या इंजीनियर्स ने मिल के बनाए हैं, ये ध्यान रखना है। इनॉग्रेटेड बाय आवर वाइस प्रेसिडेंट, ये ध्यान रखना है। अब अगले पॉइंट पर आइए, इसको समझिए। अगला है बेटा 6 जुलाई 1901, बर्थ ऑफ पॉलिटिशियन, नेशनलिस्ट, एजुकेशनिस्ट, ठीक है, फाउंडर ऑफ जनसंघ, ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यानी 6 जुलाई को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ। ठीक है, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म जो है 6 जुलाई को, इसीलिए ध्यान देगा। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म हुए, डेथ 23 जून 1953 को इनका होता है श्रीनगर के जेल में हार्ट अटैक से। ऑन हिज नेम कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट न्यू नेम। बेटा पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी को समझिए, कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड थे, समय के साथ कांग्रेस को छोड़ दिए, जनसंघ की स्थापना किए, जनसंघ पार्टी के फाउंडर हुए और ये कश्मीर गए, लाल चौक पे झंडा फहराया और इन्होंने ही नारा दिया, एक देश एक संविधान एक निशान। यानी भारत एक देश है, एक ही झंडा है, एक ही निशान है, तो एक ही संविधान हो। क्यों दो संविधान हो? क्योंकि जम्मू कश्मीर का अपना अलग भी संविधान हुआ करता था, जो 5 अगस्त से नहीं रहा 2019। तो ये नारा उन्होंने ही दिया और उनको जो है वहां पर शेख अब्दुल्ला की सरकार थी और शेख अब्दुल्ला ने उन्हें जेल में दे दिया। जेल में जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया, हार्ट अटैक से मृत्यु को प्राप्त हुए। तो कश्मीर के लिए वो बलिदान होने वाले पहले आदमी थे। वैसे कश्मीर के लिए पहले जो बलिदानी कहेंगे तो हम कहेंगे क्या? परमवीर चक्र विजेता भारत के प्रथम मेजर सोमनाथ शर्मा। एंड देन एज ए पॉलिटिशियन कहेंगे बलिदानी तो हम इन्हीं को कहेंगे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ही वॉज बिलोंग फ्रॉम बंगाल। बंगाल में जो कोलकाता बंदरगाह है हुगली नदी पर, कोलकाता बंदरगाह का नाम पिछले साल बदल के रख दिया गया था। क्या? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, क्योंकि इस साल जो है उसका एंडिंग हुआ और नाम दे दिया। कलकत्ता बंदरगाह के 150 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसी उपलक्ष्य में यहाँ का नाम बदल दिया गया है। नाम बदला गया, ठीक है, 150 वर्ष पूरा हुआ, ये भी ठीक है। और संयोग ऐसा है कि कलकत्ता में इलेक्शन है और इस इलेक्शन में कुछ बेहतर करना चाहती है और निशाने पर है वो। और कुल मिला के एक अच्छा सवाल है, ठीक है। अब आइए, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 5 जुलाई को 25 करोड़ 29 लाख राजभर में पेड़ लगाए। कहने का मतलब यह है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, ठीक है, 5 जुलाई को लगभग 25 करोड़ 29 लाख पेड़ एक ही दिन में लगाए पूरे राज्य भर में। वन मंत्री यहां के दारा सिंह चौहान हैं और ऐसा करके इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कोरोना की वजह से वर्ल्ड रिकॉर्डर्स नहीं आए थे, पर यह वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए है। अब आइए, पिछले साल भी इन्होंने 9 अगस्त को लगभग 22 करोड़ 60 लाख पेड़ लगाए थे और इस बार 25 करोड़ 29 लाख लगा के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया।
चलिए अब आते हैं, आपसे पूछता है कि सुनील गावस्कर का पूरा नाम क्या है, तो सुनील मनोहर गावस्कर। पूछता है राहुल द्रविड़ का पूरा नाम क्या है, राहुल शिवम द्रविड़। और जब आपसे पूछेगा सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है, तो सचिन रमेश तेंदुलकर। ये तीन खिलाड़ी, तीनों क्रिकेट से और सवाल बनता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे आइए। और अब हम बात करते हैं गुजरात में। गुजरात में याद है कॉमन सर्विस सेंटर ऑपरेट करने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी जोया, जोया खान, जिसे बड़ौदा गुजरात में मेडिसिन कंसल्टेंट के रूप में नौकरी मिली है। आप भी जानते हैं भारत सरकार एक संस्था चलाती है जो एक सर्विस सेंटर की तरह होता है, जिसे कहते हैं आप क्या, कॉमन सर्विस सेंटर, CSC। ऐसे पूरे भारत में ये चाहते हैं कि लगभग जो है हर गांव तक ये कॉमन सर्विस सेंटर खुले। तो गुजरात के वडोदरा के एक कॉमन सर्विस सेंटर में फर्स्ट ट्रांसजेंडर के तौर पर शामिल हुई नौकरी में, जिसका नाम क्या है, जोया खान। याद रखिए जोया खान, शी इज द इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर हु गेट जॉब इन CSC। नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ सचिन रमेश तेंदुलकर। सचिन रमेश तेंदुलकर ने अभी गुरु पूर्णिमा पर अपने तीनों गुरुओं के प्रति श्रद्धा प्रकट किया। एक तो इनके गुरु पिता रमेश तेंदुलकर, दूसरा बड़े भाई अजीत तेंदुलकर, और तीसरे कोच रमाकांत आचरेकर। आचरेकर नहीं है अब, पर तीनों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। अब आइए भारत का विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें। ध्यान दें, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार हमने पहले ही बता दिया था कि 500, ठीक है, अरब डॉलर को पार कर गया है। ठीक है, 500 अरब डॉलर को पार कर गया है। इट मीन्स ये पहली बार ऐसा हुआ है, पर अब जो मैं बता रहा हूं वो उससे भी आगे निकल रहा है। याद रखिएगा, जनरली हर 15 दिन पर, अब तो हर सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार का आकलन होता है। इन दैट रिस्पेक्ट देखा जाए तो हम देखें तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 26 जून को 1.27 अरब डॉलर बढ़कर अब हो गया 506.84 अरब डॉलर। याद रखिएगा, ऐसा इसलिए हुआ कि गोल्ड की मात्रा बढ़ गई, उसकी कीमत बढ़ गई, और फॉरेन करेंसी एसेट्स जो है वो भी इंक्रीज किया है, क्योंकि भारत में इन्वेस्टमेंट जो है आ रहा है फॉरेन से, FDI। तो ये चीजें हैं। ठीक है, अब आइए बुक की बात करें। कुछ बुक की बात करते हैं। इन पॉवर्टी एंड फेमाइन्स, 1981 में ये किताब के लेखक हुए हमारे प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन 1943 के अकाल के ऊपर क्या कारण रहा उसको एनालाइज करके ये पुस्तक लिखे। इसका नाम है इन पॉवर्टी एंड फेमाइन्स, 1981 में लिखा था अमर्त्य सेन। अभी जिंदा है। तो अमर्त्य सेन की ये किताब लिखी हुई 40 साल लगभग होने को है, ये ध्यान रखिए। और 1943 के अकाल पर बेस है। इसमें उन्होंने कहा था कि अकाल का जो कारण है वो अनाज की कमी नहीं है, लोगों के क्रय शक्ति की कमी से लोग भूख से मर गए। एक्चुअली उन्होंने कहा कि एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन पर जोर देना बहुत जरूरी है। आज इसी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के देखते हैं, 1 किलो दाल, 5 किलो अनाज प्रत्येक व्यक्ति को दिया जा रहा है कोरोना संकट से, और इसे बढ़ा करके 30 नवंबर तक किया गया है, मार्च से लेकर 30 नवंबर। तो सोचनीय बात है, सही बात है। मैं यही चीज कहने जा रहा हूं कि कोरोना में भी यही प्रॉब्लम है, भूख से लोग ज्यादा मर रहे हैं और मरेंगे। ठीक है, लेकिन कोरोना का वो नहीं होगा, वो न्यूज में नहीं आएगा। लेकिन यकीन मानिए, भारत में अगर 20,000 से ऊपर कोरोना से मरे हैं, तो इसी संदर्भ में लगभग हजारों हजार सुसाइड किए हैं कोरोना की वजह से, या आर्थिक व्यवस्था। कोरोना तो एक नाम है, उसके कितने साइड इफेक्ट्स हैं, उस इफेक्ट से मरने वाले लोग, मैं बात कर रहा हूं। अब आइए, दूसरी किताब है चर्चिल्स सेक्रेट वॉर, 2010 में लिखा गया चर्चिल सेक्रेट वॉर। और याद रखिएगा इसे लिखने वाले कौन थे, याद रखिएगा मधुश्री मुखर्जी। मधुश्री मुखर्जी भी एक अच्छी इतिहासकार हैं, और मधुश्री मुखर्जी की अभी भी देखते हैं, NCERT जब वो
कमिटी बनती है तो उसमें वो होती है लेखन में। अब आइए, एक हमारे हुए प्रशांत चंद्र महालनोबिस, उन्होंने भी एक लिखा। इन्हें तो प्लान मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, प्रशांत चंद्र महालनोबिस को प्लान मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ, ठीक है, द कंट्रीज स्टैटिस्टिक्स सिस्टम भी उनको कहा जाता है। एंड ही रोट एन आर्टिकल दैट्स कॉल्ड द संख्या, और संख्या में भी जो है देखते हैं हम द एशियाटिक रिव्यू, ये दोनों जो है उसी पे है, 1943 अकाल के ऊपर बेस्ड है। अब आइए पेटीएम फाउंडर के बारे में बात करें। पेटीएम फाउंडर विजय शेखर शर्मा जो है, ये भारत के अब 74वें नंबर के अमीर हो चुके हैं, और इन्होंने जो है अभी अभी एक इंश्योरेंस कंपनी को एक्वायर किया है, रहेजा QBE जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जिसके 100% को इसने इंटेक कर लिया है। इनका नाम है विजय शेखर शर्मा, पेटीएम के फाउंडर। चलिए अब हम बात करते हैं 7 जुलाई 2020 की। 7 जुलाई 6 हो गया, 7 भी होगा आज। 7 जुलाई पर हम आ जाते हैं। 1 मिनट। चलिए बेटा, अब नेक्स्ट की ओर बात करें। 7 जुलाई की बात करें। 7 जुलाई, वैसे इसी जुलाई में 4 जुलाई को, जस्ट फॉर लिसनिंग, 4 जुलाई को भारत पाकिस्तान स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश हुआ और 18 जुलाई को उसे पास कर दिया गया, यानी 14 दिन के भीतर इसे पारित किया गया, यानी फास्टेस्ट पासिंग बिल इन कंसर्न ऑफ इंडिया इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। और उसके आधार पर भारत का विभाजन और आज़ादी हुई। तो कभी भी पूछे भारत का डिवीजन और आज़ादी किस बिल के तहत हुआ, तो इंडिया पाकिस्तान इंडिपेंडेंस बिल दैट इंट्रोड्यूस्ड ऑन 4th जुलाई एंड पास्ड ऑन 18th जुलाई 1947 बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। चलिए 7 जुलाई, जैसा कि आपको मालूम है, भारत में फ्रांसीसी मूल के लूमियर ब्रदर थे। लूमियर ब्रदर, वो फ्रांस के थे और भारतीय फ्रेंच ओरिजिन थे। तो लूमियर ब्रदर्स, दोनों लूमियर टाइटल था। तो लूमियर ब्रदर्स ने पहली बार भारत में मुंबई के वाटसन होटल में एक फिल्म दिखाया पर्दे पर, अंग्रेजी फिल्म को रिलीज किया, डॉक्यूमेंट्री टाइप की। दैट वाज कंसीडर्ड द बिगिनिंग ऑफ फिल्म इन इंडिया। तो भारत में फिल्म की शुरुआत कब हुई? 7 जुलाई 1896 बाय लूमियर ब्रदर्स एट वाटसन होटल मुंबई। दैट इज इंपॉर्टेंट। अब आइए, अबाउट ह्यूमन कंप्यूटर आई एम टॉकिंग अबाउट। आप सबको मालूम है कि शकुंतला देवी के नाम पर, शकुंतला देवी करके एक फिल्म जो है 20 तारीख को या 30 तारीख को रिलीज होने वाली है, जिसमें विद्या बालन जो है शकुंतला देवी का रोल प्ले की है। कर्नाटक के मैसूर में जन्म लेने वाली शकुंतला देवी जो है बहुत छोटी उम्र में 13 डिजिट के अक्षरों का गुणांक करके आंसर दे दी थी चंद सेकंड में, 30 सेकंड में।
और तब से बचपन से उसे ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाने लगा, और वाकई में उनका नाम ह्यूमन कंप्यूटर है। इन्होंने 20 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। मैथमेटिक्स की विजार्ड रही वो शकुंतला देवी। जस्ट लिसन अबाउट ह्यूमन कंप्यूटर शकुंतला देवी। बर्थ 4 नवंबर 1929, मैसूरू, कर्नाटक। Death 21st April 2013. She wrote some books like Joy of Numbers, Puzzles to Puzzles You, Figuring, The Book of Numbers, Math Ability. ये जो आपने 5 किताबें देखी, डायरेक्ट आपको मैथ से नजर आ रहा है। बाकी जो इनकी 3 किताब है इनडायरेक्टली मैथ से रिलेट होता है। एस्ट्रोलॉजी फॉर यू, बिना नंबर के एस्ट्रोलॉजी नहीं होती। एस्ट्रोलॉजी फॉर यू, एनवायरमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है ना, एनवायरमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट, नॉट शोइंग दैट अर्बन डेवलपमेंट, एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर एंड रूरल डेवलपमेंट, गांव की चेतना इनके अंदर है। तो ये 3 किताब ऐसी है कि कोई बोलेगा शकुंतला देवी मैथमेटिशियन है, ये क्यों लिखेगी, बट नो, ऐसा वो नहीं कर रही है, ऐसे लिख रही किताब। तो इनके कई किताब हैं, याद रखिएगा। शकुंतला देवी को मैथमेटिक्स की वजह से, बहुत फास्ट कैलकुलेशन की वजह से ह्यूमन कंप्यूटर कहा गया। उन्हीं पर ये पिक्चर बन रही है। ये सवाल बनेगा। नेक्स्ट, इंडिया चाइना टॉक हेल्ड ऑन 6 जुलाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। इंडिया के हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल थे और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग ये थे। वांग ये, याद रखिएगा। अब सेना पीछे हटना शुरू की। यही टॉक्स के बाद सेना पीछे हटी है 4 फिंगर 4 से फिंगर 5, यानी चाइना की तरफ देखे फिंगर 5 की ओर गए, लेकिन हमारा फिंगर 8 तक है। 8 से लेकर 4 के बीच वो पेट्रोलिंग कर सकता है, लेकिन वो जगह ही बना लिया 4 पे और कहा कि नहीं, मेरा जो है 4 तक नहीं 2 तक है, जबकि 4 से 8 के बीच में हम पेट्रोलिंग करते हैं। ये चीज है। अब आइए, RIL, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, नेक्स्ट हमारा है। बिकम लार्जेस्ट कंपनी बेस्ड ऑन रियल टाइम मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। बिकम द क्रॉस द 12 लाख करोड़ रुपीस कंपनीज, ठीक है। सवाल क्या है, रियल टाइम का मतलब मिनट मिनट में किसी भी कंपनी का शेयर बढ़ता घटता है उसके आधार पर। तो एक दिन का हिसाब रखा जाता है पर डे के हिसाब से कैलकुलेट करके। तो पर डे के कैलकुलेशन का है, शेयर बाजार में जिस कंपनी के शेयर के भाव बढ़ेंगे गिरेंगे और कितने उसके टोटल शेयर हैं उसका आधार लेके हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं। 1 शेयर ऑफ रिलायंस सपोज 3000 इंटू, अगर उसके 10 करोड़ शेयर हैं, इंटू 10 करोड़, तो टोटल हो गया। तो उसको कहेंगे मार्केट कैपिटल ऑफ रिलायंस, मार्केट कैपिटल TCS, मार्केट कैपिटल ऑफ अडानी ग्रुप, ऐसे। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर रियल टाइम पर डे के हिसाब से देखेंगे तो मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी जो है भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनी और 12 लाख करोड़ रुपए का क्रॉस करने वाली भी कंपनी बनी। 12 लाख करोड़ रुपए ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ शेयर वैल्यू। तो ये चीज़ है। कभी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज पर रहती थी, पर पिछले 5-7 सालों से TCS को छोड़ के रिलायंस नंबर 1 पे, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं आंध्रा, ठीक है, याद है। अब हम बात करेंगे आधार पे। आधार नंबर को जो पैन कार्ड से लिंक करना था, जो 31 जुलाई को समाप्त होना था, उसे बढ़ाकर अब 31 मार्च 2021 कर दिया गया है। आधार कार्ड को पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर से लिंक करने का जो अंतिम तारीख थी, अब उसे बढ़ा करके 31 मार्च 2021 किया गया है। अब आइए, अगला जो क्वेश्चन है हरियाणा से रिलेटेड है। सवाल अच्छे हैं, उस पर गौर फरमाएंगे आप लोग, ध्यान देंगे। हरियाणा सरकार ने कैबिनेट से एक बिल पास किया है जिसके तहत हरियाणा राज्य के भीतर जो भी कंपनियां, प्राइवेट कंपनी है, काम कर रही है, वह जो है रिजर्वेशन दे हरियाणा के युवाओं को नौकरी में, और टोटल सर्विस का 75% रिजर्वेशन दे।
लेकिन कौन से सर्विस में? सी ग्रेड एंड डी ग्रेड के सर्विस में। और सी और डी ग्रेड के सर्विस का मतलब यह हुआ जो सर्विस का सैलरी 50,000 तक या 50,000 से नीचे है, उन नौकरी में 75% हरियाणा के बच्चों को रिजर्व किया जाए सर्विस, बाहर वालों को नहीं। तो ये कहा गया है प्राइवेट सेक्टर को। और ध्यान देंगे हरियाणा को आपका एक और आया कि स्टैंप ड्यूटी जो है, जो 2,000 रुपये लगते थे, अब घटा करके 100 रुपीज कर दिए गए हैं। जब आप कोई एग्रीमेंट पेपर साइन वगैरह करवाते हैं तो एग्रीमेंट पेपर बनाया जाता है, तो वो जो आप स्टाम्प पेपर खरीदते हैं अब सिर्फ 1,000 रुपये का खरीदेंगे, 100 रुपये का खरीदेंगे, ना कि 2,000 का। इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 अब देखें संशोधन करके कर्ज समझौता ज्ञापन पर अब 100 रुपये का कर दिया गया। अब आइए हरियाणा क्षेत्र में 95% स्थानीय लोगों को रखने वाली कंपनी को हरियाणा सरकार इंसेंटिव देगी। 95 नहीं बेटा, उसमें थोड़ा गलत लिखा हुआ है, 75। ध्यान देंगे पेज नंबर 237 टॉपिक नंबर 9, और उसमें जो सेकंड एरो लगा है 95 स्थानीय लोग नहीं होंगे, 75% लोकल पीपल को जो नौकरी देगी हरियाणा सरकार उस कंपनी को इंसेंटिव देगी। जो कंपनी 75% रिजर्वेशन हरियाणा के युवाओं को देगी नौकरी में 50,000 से कम वेतन वाले में क्लास 3rd और 4th के लिए, उसको हरियाणा पीसीएस एग्जाम जो है, पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, तो हरियाणा का एचसीएस हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम, इसका पैटर्न अब अगले ही साल 2021 से बिल्कुल यूपीएससी की तरह होने जा रहा है। यानी प्री में जो अब तक एक पेपर होते थे अब 2 पेपर होंगे, एक जीएस का और एक सी सेट का होगा, और मेंस भी ठीक है, और मेंस भी जो है बेटा बिल्कुल आईएएस के पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा यूपीएससी के। तो ये एक है, जैसे बिहार ने ऐसा ही कर दिया, तो बिहार ने अभी तो पूरा नहीं किया, यूपी ने कर दिया, एमपी ने कर दिया, राजस्थान ने नहीं किया है, हरियाणा ने नहीं किया, हरियाणा करने जा रहा है, बिहार ने अभी तक नहीं किया, झारखंड ने अभी तक नहीं किया, हिमाचल ने भी अभी तक नहीं किया। अब आइए हम जो कह रहे हैं, अब कुल मिलाकर के आते हैं हम अगले पॉइंट पर, हरियाणा के संदर्भ में भी और चलेगा, ठीक है। हरियाणा गवर्नमेंट ने अब वेबसाइट और यूट्यूब चैनल को भी सरकारी विज्ञापन देने के लिए तैयार कर लिया है कि वो भी सरकारी विज्ञापन ले सकते हैं अगर वो रजिस्टर्ड हैं तो सरकारी विज्ञापन अब यूट्यूब पर भी और प्राइवेट वेबसाइट पर भी, सोशल साइट पर भी चलेगा। अब आइए, हरियाणा सरकार कर्मचारियों के लिए अब एक रिफ्रेशमेंट कोर्स चलाएगी और प्रत्येक 2 वर्ष पर हरियाणा के सरकारी नौकर को ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हरियाणा से 8-10 चीजें नई आने वाली है। अब आइए, याद रखिएगा, जो हरियाणा के राज्य में कार्यरत प्राइवेट कंपनियों में क्लास 3 और 4th ग्रेड के जॉब के लिए जिसमें सैलरी 50,000 से कम है, उसमें अगर 75% रिजर्वेशन कोई भी कंपनी लागू करती है, हरियाणा के बच्चे को नौकरी देती है, तो उसको सरकार इंसेंटिव देगी। इससे रिलेटेड एक बिल अभी कैबिनेट ने पास किया है, खट्टर की कैबिनेट ने, बाद में इसे विधानसभा पास करेगी तभी कानून बनेगा, ठीक है। अब आइए, पर ये याद रखिएगा, ये क्या होगा, मतलब मैंडेटरी नहीं है कि हर कंपनी को माननी ही पड़ेगी, जो कंपनी मानेगी, क्योंकि मानने वाली बात पे देखते हैं कि ऐसा नहीं हुआ था मध्य प्रदेश, सॉरी छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। तो ये चीजें। अब आइए, तमिलनाडु के संदर्भ में हम कुछ बात करना चाहते हैं। के कामराज कांग्रेस पार्टी से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हुए, समय के साथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी हुए, और कांग्रेस में उन्होंने 1 मैन 1 पोस्ट की शुरुआत की थी और एक खास चीजें की थी। क्या? तो उन्होंने कांग्रेस में सुधार आंदोलन चलाया था, और उनके नाम से जो है बंदरगाह का नाम भी है तमिलनाडु में। के कामराज को भारत रत्न भी मिला है। ये सब सवाल बनता है।
आइए, के कामराज ने मिड डे मील योजना की शुरुआत की थी तमिलनाडु में, दोपहर का भोजन कार्यक्रम। ठीक है। और बाद में चल के वहीं के मुख्यमंत्री अन्ना दुरई आएंगे, तो वो उसको पौष्टिक आहार में बदल के अंडा वगैरह भी उसमें शामिल कर देंगे। अब आइए, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हुए एनटी रामाराव, जो एक फिल्म स्टार और डायरेक्टर थे। बाद में ये एक राजनेता बने, और एनटी रामाराव ने जो है 1982 में 2 रुपए किलो चावल देने की शुरुआत गरीबों के परिवारों को कर दिया पूरे आंध्र प्रदेश में, जिससे उन्हें अच्छा खासा वोट बैंक मिला और करीब 10 साल तक, 12 साल तक राज किए। और उन्हीं के वोट बैंक को बनाए रखने की वजह से ही उनके फिर दामाद बाबू चंद्रबाबू नायडू भी राज करते रहे। ठीक है। अब आइए, अब हम देखते हैं, अभी आंध्र प्रदेश में चीफ मिनिस्टर हैं जगनमोहन रेड्डी। उन्होंने SC ST लड़कियों की शादी हेतु 1 लाख रुपए का नकद योजना चलाई है। यानी SC ST की लड़कियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे सरकारी तौर पे। सीनियर सिटीजन को 2250 रुपए मंथली पेंशन दे रहे हैं। कौन? आंध्र प्रदेश के जगनमोहन रेड्डी सरकार। माताओं को जिनके बच्चे निजी या सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई के लिए प्रत्येक वर्ष 15,000 रुपए दे रही है, सालाना 15,000 मां के खाते में। स्वास्थ्य योजना से जुड़े 2000 प्रकार की बीमारियों को इन्होंने शामिल किया है। इस तरह से देखिए, लोक लुभावना चीजें बहुत दी जा रही है इस देश में। सवाल उस पर था हमारा फोकस, पर यह योजना मायने रखता है। अब आइए गुजरात। गुजरात में पावागढ़ में एक कालिका माता मंदिर है, जो पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में है, और पावागढ़ पहाड़ी के ऊपर लगभग 300 मीटर हाइट की पहाड़ी के ऊपर है। और ये जो पावागढ़ मंदिर है, ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण महर्षि विश्वामित्र ने किया था। और यहां पर विश्वामित्री नाम की नदी है, जो इस पावागढ़ पहाड़ी से निकलती है। और कालिका माता जो है चौहानों के राजाओं की अधिष्ठात्री है, यानी चौहान वंश के राजा की जो है अधिष्ठात्री मानी कुल देवी है। और इसकी जो सीढ़ियां हैं, जो 300 मीटर ऊपर है, सीढ़ियों का निर्माण माना जाता है कि किसने किया? तो सीढ़ियों का निर्माण माना जाता है कि एक राजा हुए, क्या कहते हैं, महादजी सिंधिया, मराठा के राजा नहीं, एक बहुत सेनापति हुए मराठा के, तो उन्होंने किया, ऐसा माना जाता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की ओर। चलिए बेटा, आगे सुने बेटा। ये कोई GS का क्वेश्चन नहीं आएगा, पर आप जिस कला संस्कृति के दौर में भारत में रह रहे हैं उसको बस समझिए। चतुर्मास यानी 4 महीना। 4 महीना कौन सा महीना? तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जनरली यही होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। लेकिन इस बार चतुर्मास 5 महीने का है। क्यों? क्योंकि मलेमास आ गया है कैलेंडर के हिसाब से, मलेमास। तो इस बार जो है आश्विन मास जो है वो 2 महीना रह जाएगा, आश्विन। तो याद रखिएगा, हम बात कर रहे हैं आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन। ठीक है, तो आश्विन, तो ये चीज है, तो 2 महीने का हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इस 2 महीने की वजह से इस बार चतुर्मास 5 महीने का है। एक मलेमास का महीना जुड़ गया और वो आश्विन 2 महीने के बराबर का हो गया। आइए, आषाढ़ शुक्ल पक्ष से कार्तिक शुक्ल पक्ष तक, 1 जुलाई से लेकर 25 नवंबर तक, इस बार 5 महीने का जो है चतुर्मास है, जिसमें हम देखते हैं कि ऐसी मान्यता है कि इस समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करने चले जाते हैं। ये 4 महीने की निद्रा में चले जाते हैं, सोने, आराम करने। और सारे सृष्टि के कार्यभार वो इस समय शिव को सौंप जाते हैं, महादेव को। इसलिए इस समय में सृष्टि का संचालन जो है किसके पास होता है? शिव के पास होता है। और शिव का महत्व बढ़ जाता है और शिव की पूजा बढ़ जाती है। और आप भी जानते हैं कि सावन में कितनी पूजा होती है शिव की, कितने जगह कांवर लेके जाते हैं। तो आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन,
कार्तिक, इस तरह से देखें। अब आइए, महर्षि याज्ञवल्क्य ने व्रत को मानसिक संकल्प कहा है। व्रत क्या है? एक मानसिक संकल्प है, ये मतलब है। चलिए, अब याद रखिएगा, चतुर्मास में भगवान सोए रहते हैं, उनको उठाना नहीं होता, पूजा पाठ भी लोग जनरली नहीं करते, ये ध्यान में रखिएगा। देवयानी एकादशी, तो देवयानी या एकादशी कहते हैं, यही चीज है। और जब ये खत्म होगा तो देखिएगा, किसान अपने नए फसल का जो है काटेगा और उससे वो उसे भगवान को चढ़ाएगा और पूजा करेगा। चलिए, एक अंडरस्टैंडिंग थी और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट, अब जो बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग है, सवाल बनते हैं, सबको नहीं मालूम होता। सोमाली लैंड 1991 में सोमालिया देश से अलग होके एक एरिया अपने को सोमाली लैंड राज्य के रूप में स्थापित किया। तो सोमाली लैंड इज ए कंट्री, लेटेस्ट कंट्री, याद रखिएगा 1991 से, जो सोमालिया से अलग होकर एक देश के रूप में है 91 से। लेकिन आज तक किसी भी देश ने इस सोमाली लैंड को रिकॉग्नाइजेशन, मान्यता नहीं दिया है एक देश के रूप में, और ना ही कोई टाई अप किया है डिप्लोमेटिक रिलेशन, पर वो अपने को एक स्वतंत्र देश के रूप में बिहेव करता है। वैसे जैसे ताइवान को सिर्फ 15 देशों ने मान्यता दिया हुआ है, ओनली 50 हमने भी दिया हुआ है। इजराइल को भी आज भी कई देशों ने रिकॉग्नाइजेशन नहीं दिया, मान्यता नहीं दिया। तो ये चीज है। तो सोमाली लैंड एक देश है जो सोमालिया से अलग हुआ है, अफ्रीका में 1991 से अलग है। इसे आज तक किसी अन्य देश ने मान्यता नहीं दिया। इसके बावजूद भी उसकी अपनी सरकार है, अपनी मुद्रा है, अपनी सुरक्षा व्यवस्था है। सोमाली लैंड के साथ अभी अभी ताइवान ने जो है अपने कूटनीतिक डिप्लोमेटिक रिलेशंस जोड़े हैं, और ताइवान खुद 15 देशों का ही रिकॉग्नाइजेशन लिया है, और इसने ताइवान को और इसने सोमाली लैंड को, दोनों ने एक दूसरे को जो है अभी मान्यता दिया है, राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं, और यूएनओ का सदस्य नहीं है, पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी कोई सदस्य नहीं है। पर सोमाली लैंड इज ए कंट्री बट नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द एनी कंट्री एक्सेप्ट ताइवान, ये ध्यान रखें। लेकिन हमारा जो देश बना था अंडमान निकोबार में, आजाद हिंद सरकार, दैट गवर्नमेंट वाज recognized by near about more than 12 countries. That was the achievement. ध्यान रखना। तो सोमाली लैंड की बात हो गई। अब आइए कुवैत की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुवैत जो एक गल्फ कंट्री है, लाल सागर के एकदम मुहाने पर है, सॉरी गल्फ ऑफ पर्सिया के एकदम अंतिम छोर पे है। कुवैत में क्या है कि वहां की पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है, जिसके तहत वहां पर जो अप्रवासी हैं, यानी जो फॉरेनर्स हैं, जो वहां रहते हैं, काम की तलाश में जाते हैं, वो 70% है, और खुद जो वहां के लोकल हैं वो 30% है। तो अब चाहते हैं कि 50-50 हो। तो बहुत सारे विदेशियों को वहां से निकाला जाएगा। बिल पास हो चुका है, कानून बन चुका है, स्टेप बाय स्टेप काम किया जा रहा है। तो लगभग 15% जो अनधिकृत लोग हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है। और इस तरह से जो है वहां पर देखिए 40 लाख की आबादी है, जिसमें 30 लाख विदेशी हैं, और उन 30 लाख में 14 लाख भारतीय हैं, 14 लाख भारतीय हैं। तो ध्यान में रखना। तो इनमें से इन प्रवासियों को बाहर निकाला जाएगा। देखिए भारत पर एक और प्रेशर पड़ेगा, देखिएगा, या अन्य देशों की ओर मूव करेंगे। अब आइए 7 जुलाई 1943 को देखते हैं। ठीक है, रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। आजाद हिंद फौज के फाउंडर कौन थे? सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, रास बिहारी बोस एंड रास बिहारी घोष एंड कैप्टन मोहन सिंह, ये दोनों थे जो आजाद हिंद फौज की यानी इंडियन आर्मी की स्थापना की थी। चलिए अब 8 जुलाई के ऊपर बात करेंगे, लेकिन 8 जुलाई के ऊपर बात करने की परिस्थितियां नहीं है, तो 8 जुलाई हम नेक्स्ट डे बात करेंगे। आज हम लोग बेटा 7 जुलाई पर ही अटक गए हैं। तो 6 और 7 क्लियर हो गया। कल हम लोग 8 और 9, 10 जो भी है आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, आप लोगों के पास पीडीएफ फाइल गया हुआ है, उसको अच्छे से पढ़िए, तो ऐसे ही हम लोग फास्ट में मोड में चल सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय समाप्त हो